हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्तराखंड ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड फॉरेस्टर 22 जुलाई दूसरी शिफ्ट का पेपर। और इसके हम 100 के 100 आंसर को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, जिससे कि आपका कम से कम टाइम में आपका एक पेपर यहाँ से क्लियर हो जाए, क्योंकि टाइम अब बहुत ही कम आपके पास बचा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मल खाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डंग बीटल, यानी कि समल भृंग, या इसे हम कहते हैं मल भृंग। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज NaCO स्टैंड फॉर? तो NaCO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जर्मेनियम में बी की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित करने से क्या उत्पन्न होता है? तो जर्मेनियम में बी की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित करने पर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अपद्रव्य अर्धचालक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप पादपालय पत्र या हर्बेरियम सीड्स में निम्न में से कौन सी जानकारी प्रदान की जाती है? तो हर्बेरियम सीड में जिस पौधे को हम ले रहे हैं उसका स्थानीय नाम हम लिखते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है? तो ये दोनों में मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में और राइबोसोम भी दोनों में मौजूद होता है, लेकिन तारा केंद्र या सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में मौजूद होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड किसका उदाहरण है? तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड सेमीकंडक्टर या अर्धचालक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होने पर निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, और यदि ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसे हम रिड्यूस्ड कहते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपचयित या रिड्यूस्ड। अगला क्वेश्चन है, उस विमान का अभिकेंद्री त्वरण कितना होगा जो 900 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 1 किलोमीटर त्रिज्या का क्षैतिज लूप निष्पादित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 62.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तांबे के निष्कर्षण में परगलन प्रक्रम के दौरान बनने वाले धातुमल की रासायनिक संरचना है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इज। तो इसे हम कहते हैं, जो रासायनिक संरचना है वो बनेगी FeSiO3। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में होते हैं। तो शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्रित धातु की विद्युत चालकता और गलनांक कम होते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा यात्रा करते समय निर्मित दाब माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ओजोन में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा विकिरण उत्तरदायी है? तो आप सभी को पता है यूवी विकिरण। तो यूवी रेज के कारण जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो ओजोन में यानी कि O3 में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र का कार्बनिक और अजैविक घटक निम्न में से कौन सा है? तो पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक और अजैविक घटक यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा,
क्योंकि ये तीनों ऐसे हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, तो सीधे इसका आंसर प्रोटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरल के अंदर के तरल अणुओं की तुलना में सतह पर तरल अणुओं द्वारा प्रदर्शित अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो सतह पर जो ऊर्जा हमें मिलती है, अतिरिक्त ऊर्जा, उसे कहते हैं सतही ऊर्जा या पृष्ठीय ऊर्जा या सरफेस एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम केपलर के द्वारा दिया गया? तो केपलर के द्वारा क्षेत्रफलों का नियम दिया गया था, लॉ ऑफ एरियाज, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग में निम्न दाब क्षेत्र को निरूपित करने वाली घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रप, या इसे ही हम हिंदी में गर्त कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो जो यहाँ पर निम्न दाब वाली घाटी है इसे हम क्या कहते हैं? गर्त। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केपलर का क्षेत्रफल का नियम कौन सा है? तो केपलर का क्षेत्रफल का नियम है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफलों का चक्कर लगाती है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आवर्त सारणी में जो आपको ऊर्ध्वाधर दिखेंगे इनको हम समूह कहते हैं, और इनकी संख्या होती है दोस्तों 18। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो यहाँ पर क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं वर्ग, और वर्गों की संख्या हमारे पीरियोडिक टेबल में कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2014 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संभावित ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है? तो संभावित ओजोन क्षयकारी पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ओजोन को क्षति पहुंचाता है? तो ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC भी शॉर्ट में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उन क्षारों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो जल में विलय होते हैं? तो जल में विलय होने वाले क्षारों को एल्कली कहते हैं, यानी कि इनको क्षारक कहा जाता है। तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है? तो क्षार के बारे में तो आप सबको पता है, अम्ल और क्षार आप सभी ने पढ़ा है, लेकिन ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, या जल में विलय हो जाते हैं उनको हम क्षारक या एल्कली कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपने इसका फॉर्मूला भी जरूर पढ़ा होगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा है कर्नाटक में, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को सामान्यतः ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोपुटालैंड पोडोलैंड अल्बानी अति क्षेत्र यानी कि हॉट स्पॉट कहाँ है? तो ये है दोस्तों अफ्रीका में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फाइलम में जलवाहिका तंत्र वाले जीव शामिल हैं? निम्न में से किस फाइलम में जलवाहिका तंत्र वाले जीव शामिल हैं? तो ये है इकाइनोडर्म में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्र भूमि को भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगून है। तो
अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्रभूमि और भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगून है, तो ये है चिल्का झील। तो चिल्का झील is the Ramsar wetland of international importance and the largest coastal lagoon in India। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है? तो यह है चिल्का झील, और इसे किस में शामिल किया गया है? रामसर वेटलैंड में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार लेंस के लिए उपयोग की जाने वाली चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणितीय प्रकृति क्या है? तो उत्तल लेंस हमेशा प्लस में होगा, प्लस 0.25 प्लस 0.50, यानी कि जिसको नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो उसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और जो व्यक्ति उत्तल लेंस का उपयोग करता है इसका मतलब उसे क्या है? दूर दृष्टि दोष है। वहीं अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का जो माप होता है हमेशा माइनस में होता है, यानी कि -0.25 डायोप्टर ETC। ठीक है, तो -0.50 डायोप्टर, यानी कि जिनको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं तो वो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और इसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोलापाड़ू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो रोलापाड़ू वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, CaOCl2 कार्बन ऑक्सीक्लोराइड क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? एक ब्लीचिंग पाउडर है, तो आपने पढ़ा होगा 9th NCERT में। अगला क्वेश्चन है, 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में, तो आपने GS में भी ये पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे समय अंतराल शून्य के समीप पहुंचता है औसत शक्ति का सीमांत मान क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं तात्क्षणिक शक्ति। तो D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित जल संग्रहण बांध है, तो कर्नाटक में कौन सा बांध है? तो ये है कृष्णा राजा सागर, तो D इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उस दिशा में कार्यान्वित होती है जिसमें बल कार्य करता है? तो इसे हम कहते हैं न्यूटन का सेकंड नियम या न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पिंड पर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां इसका कुल गुरुत्वीय बलाघूर्ण शून्य होता है? तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम बनाने में किस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु बम बनाने में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन का प्रयोग किया जाता है, तो B इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रात के समय ठंडी सतहों पर बनने वाली पानी की बूंदों को क्या कहा जाता है? तो इसको ड्यू हम कहते हैं या ओस हम इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु और दर्पण में उसके प्रतिबिंब के बीच भुजाओं की विनिमेयता की परिघटना को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन या पार्श्व व्युत्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, सामग्रियों का पैकेजिंग करना तथा उसे अंतःकोशिकीय लक्ष्यों तक पहुंचाने का कार्य निम्न में से कौन सा अंग करता है? तो ये करता है दोस्तों गोल्जी अपरेटस या गोल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषकों के संदर्भ में RSPM का पूर्ण रूप क्या है? तो RSPM का फुल फॉर्म है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क द्वारा समुद्र तटों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल कौन सा है? तो यह है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो C इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर वह SI इकाई है जिसका उपयोग मापने में किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को मापने में एम्पियर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले साधारण रसायनों द्वारा
भोजन तैयार करता है तो इसको हम कहते हैं चीमो या केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो रसायन संश्लेषी जीवाणु इसे हम कहते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद धनावेशित आयन को निरूपित करता है? तो धनावेशित आयन को कैटायन निरूपित करता है, तो कैटायन हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसे हम कहते हैं ए कैटायन। एनायन की बात करें तो ये नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, द रीजन वेयर फ्रेश वाटर मीट्स साल्ट वाटर इज कॉल्ड। जहाँ पर सपोज ये फ्रेश वाटर है और यहाँ से साल्टी वाटर आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख या एस्चुरी। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्र में प्रत्येक सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी या तीव्रता। तो 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने किए, तो अगली वीडियो जो सेकंड वीडियो होगी उसमें अगले 50 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिए जाएंगे। आपके लिए अगले 50 क्वेश्चन यहाँ पर आंसर बताया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर अगला इसका पार्ट चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।